नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। परीक्षा आप सब लोगों ने दी होगी, स्कूल गए हैं तो सबने परीक्षा दी होगी। एक अनुभव किया होगा कि दो तरह के छात्र होते हैं। एक जो पेपर मिलता है तो पेपर पढ़ने के बाद देखते हैं कि कौन से सवाल आसान है, कौन से प्रश्न आसान है, पहले उनको हल करते हैं। एक दूसरा वर्ग छात्रों का होता है जो देखते हैं कि सबसे कठिन सवाल कौन से हैं, तो पहले उनको हल करते हैं कि ये हल कर लिया तो आसान सवाल तो हमको मालूम है, उसको तो आसानी से कर लेंगे, समय भी कम लगेगा। दोनों रणनीतियाँ अपने आप में ठीक हैं जिस पर आपको विश्वास हो और जिससे आपको फ़ायदा हो। तो स्पष्ट है कि कौन सी रणनीति अपनाएं, ये सबके लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकता। राजनीति में भी, चुनावी राजनीति में ये बात लागू होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब आप चुनाव में उतरते हैं या चुनाव की तैयारी करते हैं तो जो कठिन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां आप कभी जीते नहीं या बड़ी मुश्किल से जीते या बहुत कम अंतर से जीते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर पार्टियां ज़्यादातर ज़्यादा ध्यान देती हैं कि इसको ठीक करना है। जहां जीतते रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं या आसानी से जीतते रहे हैं, उन पर तो ध्यान रहता ही है, लेकिन अपेक्षाकृत कम। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी 2016 के चुनाव में, फिर से याद दिला दें आपको, उसको सिर्फ 3 सीटें मिली थी विधानसभा की। उससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, 2 सीटें मिली थी। अब 2021 का चुनाव आया विधानसभा का, तो भाजपा का दावा था कि सरकार बना सकती है। तो 3 सीट वाली पार्टी 148 जो बहुमत के लिए चाहिए, वहां तक पहुंच जाएगी, ये विश्वास दिलाना बड़ा कठिन था। अंत में नतीजा आया तो यही निकला कि लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि बीजेपी जीत सकती है, सरकार बना सकती है। और सरकार बनाने की बात नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को हटाने की बात, क्योंकि डर ये था कि अगर वो फिर आ गई है, वो सरकार लौट कर आई, तो हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घरों का क्या होगा, हमारे कामकाज का क्या होगा। ये डर लोगों के मन में था। वो लोगों का जो डर था वो सही साबित हुआ। चुनाव का नतीजा आते ही जिस तरह की हिंसा की तृणमूल कांग्रेस ने, उसको पूरी दुनिया ने देखा। अब इस बार बीजेपी ने क्या अपनी रणनीति बदली है, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि बीजेपी इस चुनाव को किस तरह से लड़ रही है। 2021 की तुलना में बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ लड़ रही है। और 2021 में भाजपा की नज़र मैक्रो पिक्चर पर ज़्यादा थी, इस बार माइक्रो पिक्चर पर ज़्यादा है, यानी ज़मीन पर, सूक्ष्म स्तर पर ज़्यादा तैयारी है, बूथ लेवल पर ज़्यादा तैयारी है 2021 की तुलना में। लेकिन चुनाव में और राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रियलिटी, एक होता है परसेप्शन। और अक्सर ये होता है कि परसेप्शन रियलिटी पर भारी पड़ जाता है, और कभी ये भी होता है कि रियलिटी परसेप्शन पर भारी पड़ जाती है। तो 2021 के चुनाव में यही दूसरी बात हुई कि भाजपा ने जो परसेप्शन बनाया कि वो सत्ता में आ रही है और टीएमसी जा रही है, उस पर जो ज़मीनी हकीकत थी, रियलिटी थी, वास्तविकता थी, वो भारी पड़ी। भाजपा की उस तरह की तैयारी नहीं थी। संगठन के स्तर पर भाजपा के पास कोई प्रदेश स्तर का नेता नहीं था स्थानीय। लीडरशिप की बड़ी क्राइसिस थी। तो लीडरशिप की क्राइसिस, उसमें कोड़ में खाज ये हुआ कि भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो भी आना चाहता था उन सबको ले लिया। और ये वो लोग आए जो भाजपा के इस परसेप्शन वॉर के चक्कर में आए कि भाजपा सत्ता में आ रही है। तो इनको भाजपा से या भाजपा की विचारधारा से प्रेम था, इसलिए नहीं आए, ये इसलिए आए कि सत्ता इधर आ रही है। तो उनका अनुमान गलत निकला, भाजपा का भी अनुमान गलत निकला। भाजपा अपने परसेप्शन को रियलिटी में बदल नहीं पाई। तो इस बार रणनीति बदली। तो भाजपा के लिए सबसे ज़रूरी क्या था, इस बार देखिए, भाजपा को लीडरशिप भी मिल गई है। शुभेंदु अधिकारी के रूप में प्रदेश स्तर का नेता मिल गया है। जो पश्चिम बंगाल का है, उस पर बाहरी होने का आरोप ममता बनर्जी नहीं लगा सकती हैं। ममता बनर्जी जो खेल खेल रही हैं, वो बाहरी बनाम पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों का बना रही हैं। वो उनका मुद्दा चल नहीं रहा है।
ममता बनर्जी की दूसरी ताकत जो थी तमाशा करने की, कोई नाटक करने की, एक ऐसा स्पेक्टेकल खड़ा करने की कि लोग उससे प्रभावित हो जाए, उनको सिंपैथी मिले, उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। पिछला चुनाव याद कीजिए, उन्होंने अपना पैर तुड़वा लिया था, सही था गलत था पता नहीं, लेकिन व्हील चेयर पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसकी उनको सहानुभूति मिली। इस बार ऐसा वो कुछ नहीं कर पाई। इस बार क्या हो रहा है कि पिछली बार की तुलना में ठीक उल्टा। पिछली बार ममता बनर्जी कह रही थी मेरा पैर टूट गया, मुझे गिरा दिया गया, और वो एक तरह से सीधे नाम न लेकर आरोप लगा रही थी कि भाजपा के लोगों ने ऐसा कराया, और भाजपा लगातार उसका जवाब दे रही थी। इस बार उल्टा हो गया है। एक घटना पर ध्यान दीजिए, अभी 2-3 दिन पहले घटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी दौरे पर थे। एक जगह पर वो रुके, झालमुड़ी की दुकान पर, वहाँ गए, झालमुड़ी उससे बनाने को कहा और उसको 10 रुपये दिए। मना कर रहा था लेकिन उसको दिए और झालमुड़ी खाई। अब झालमुड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल का गरीब लोगों का, आम लोगों का बड़ा प्रचलित स्नैक्स है, नाश्ता है। इसको बड़े भी वैसे खाते हैं और गरीब लोग भी खाते हैं। वैसे बंगाल के बहुत से लोगों को इस बात पर एतराज़ है, ये झालमुड़ी जो है अंग्रेज़ों के समय उत्तर भारत के जो लोग आए वो लेकर आए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने अब इसको अपना लिया है। अब मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री ने जो किया उसका जिस तरह से रिएक्शन हुआ, 2 जगहों पर रिएक्शन हुआ। एक तो आम जनता में, सोशल मीडिया पर खूब उसकी प्रशंसा होने लगी, आलोचना में भी लोग बोले, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो देखने लायक, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो ममता बनर्जी का। उन्होंने कहा नाटक। ये शब्द हमेशा से, जब से उन्होंने पार्टी बनाई 1998 में, तब से ममता बनर्जी के साथ चलता था, उन पर चिपकता था। नाटक करने की उस्ताद थी वो, इसमें उनको महारत हासिल थी। उनको लगा कि इस बार उस नाटक के खेल में वो पिछड़ गई। उनका प्रधानमंत्री नाटक कर रहे थे। पहले से एसपीजी वालों ने वहाँ तैयारी कर ली थी, माइक लगा कर गए थे प्रधानमंत्री, जेब में 10 रुपये रख कर गए थे। ये सब बातें सही हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने रुककर झालमुड़ी खाई, झालमुड़ी बेचने वाले से, और उसको पूरे पश्चिम बंगाल ने, पूरे देश ने देखा, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल ने देखा और उसका असर हुआ, और सकारात्मक असर हुआ। इसलिए ममता बनर्जी को ज़्यादा परेशानी हो गई। अब उसकी ये आलोचना तो नहीं कर सकती कि प्रधानमंत्री ने क्यों खाई झालमुड़ी, उनको नहीं खाना चाहिए था। तो उन्होंने उसको नाटक बताने की कोशिश की, लेकिन कोई इसको नाटक मानने को तैयार नहीं हुआ, भले ही सब कुछ प्लान रहा हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, इस संभावना से इनकार नहीं करता कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। फिर भी प्रधानमंत्री, देखिए सार्वजनिक जीवन में, खास तौर से चुनाव के समय में, इस तरह की चीज़ें सामान्य बात होती है। नेताओं का ये तरीका होता है जनसंपर्क का, लोगों तक पहुंचने का, लोगों से अपने को जोड़ने का। तो प्रधानमंत्री ने जो किया उसका पूरे पश्चिम बंगाल में सकारात्मक असर हुआ, और उसका सकारात्मक असर हुआ, ये इसका पता इसी बात से चलता है जिस तरह से रिएक्ट किया है ममता बनर्जी ने। उनको इससे बहुत परेशानी हुई है। इसमें वो बाहरी और बंगाली का मुद्दा भी नहीं बना सकती, लेकिन वो बाहरी बंगाली का मुद्दा जो पिछली बार बनाने में सफल हो गई थी, इस बार नहीं बना पा रही। ये उनकी हताशा है। वो लगातार हताश हो रही हैं कि ये बाहरी और बंगाली का मुद्दा बन क्यों नहीं रहा है। बन इसलिए नहीं रहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई। तो लोगों के मन में सवाल है कि भाई, आप एक अवैध घुसपैठिए के समर्थन में तो खड़ी हैं, लेकिन इसी देश के दूसरे प्रदेश के नागरिक को आप बाहरी बता रही हैं। तो इसलिए वो मुद्दा लोगों के गले उतरा नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो अवैध रूप से भारत में आया है, उसको आप न केवल यहाँ बसा रही, बल्कि उसको वोटर बनाने को तैयार हैं, सरकार की हर सुविधा देने को तैयार हैं। लेकिन बाहर से अगर लोग एक राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो उनको आप बाहरी बता रही हैं। लेकिन मैं अब लौटकर दूसरे मुद्दे पर आता हूं, परसेप्शन के मुद्दे पर।
पिछली बार बीजेपी जो मात खा गई, कई कारण थे, उसमें एक बड़ा कारण था लीडरशिप का अभाव, दूसरा संगठन की पूरी तैयारी न होना, ज़मीन तक नीचे तक संगठन न होना, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का अभाव, ये सब कारण थे। और उधार के उम्मीदवार टीएमसी से थोक भाव में भाजपा में आए लोग और उनको टिकट मिल गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने शायद ही कोई खबर पढ़ी हो कि फला नेता टीएमसी का या विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में आया और बीजेपी से उसको टिकट मिल गया। बीजेपी के पास लीडरशिप शुवेंदु अधिकारी के रूप में, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा चुका है, और वो इस बार चुनौती दे रहे हैं दोनों जगह। नंदीग्राम से तो खड़े हुए ही, उसके अलावा भवानीपुर जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ भी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। तो बड़ा फर्क ये आया है कि बीजेपी 2021 में डिफेंसिव थी और ममता बनर्जी लगातार ऑफेंसिव पर थी। इस बार पासा पलट गया है। इस बार बीजेपी लगातार ऑफेंसिव पर है, ममता बनर्जी डिफेंसिव पर है। ममता बनर्जी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ें और कहे कि जो है इस बार जो है शुवेंदु अधिकारी को हरा कर दिखाएंगे। लेकिन फिर बात कर रहा हूँ परसेप्शन की। परसेप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आती 2021 में, जो नहीं आई, तब भी वो 100 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती थी, अगर लोगों को ये भरोसा दिला पाती कि वो सरकार बना सकती है, वो तृणमूल कांग्रेस को हरा सकती है। तो इस बार क्या फर्क हुआ है? इस बार एक तो पूरे प्रदेश का चुनाव सिर्फ 2 फेज में हो रहा है। पहले फेज में 122 सीटें हैं जिसके लिए कल मतदान होना है। अब आप इस बात को समझिए, ये पहला चरण परसेप्शन बनाने में सबसे निर्णायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि 2021 के चुनाव में यहाँ की 152 सीटों में से 59 सीटें बीजेपी जीती थी। यानी बीजेपी जितनी सीटें जीती, जो 77 सीटें जीती थी, उसका 75% इसी इलाके से जीती थी। तो बीजेपी आसान सवाल पहले हल कर रही है, कठिन सवाल को छोड़ दिया है कि बाद में करेंगे। पहले जो है आसान सवाल हल कर लें, उसमें नंबर बढ़ा लें, फिर कठिन सवाल पर आएंगे। ये स्ट्रेटजी इस बार बीजेपी ने अपनाई है। तो जहां 75% सीटें जीती थी, जहां से पिछली बार, वहां से चुनाव की शुरुआत हो रही पहले फेज की। यहां जो मतदान होगा उससे ये परसेप्शन मजबूत होगा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को हरा सकती है और भाजपा सत्ता में आ रही है। उसका लाभ सेकेंड फेज में होगा, जो भाजपा के लिए कठिन है, जहां तृणमूल कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इसलिए अगर वहां पर तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देनी है, खास तौर से उन सीटों पर जहां बीजेपी 1600 वोट, 1500 वोट, 2500 वोट, 5000 वोट, 7000 वोट से हार गई, उन सीटों पर अगर टक्कर देनी है तो ये परसेप्शन उसमें बहुत बड़ी सहायक भूमिका निभाएगा। तो चुनाव की तैयारी ऐसी है कि SIR, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला, उसके अलावा चुनाव आयोग ने जो सख्ती की है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जिस तरह से हुई है, 24,000 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की तैनात हो चुकी हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। छोटी सी भी घटना होने पर केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंच जाते हैं। ये चुनाव आयोग ने इंश्योर कर दिया है कि मतदान केंद्र में कैमरे लगेंगे, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और जो पोलिंग एजेंट हैं वो मतदान केंद्र से बाहर रहेंगे, यानी कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर नहीं होगा। SIR ने जो सबसे बड़ा काम किया, बाकी विवाद के मुद्दों को छोड़ दीजिए, कि जो मृत वोटर थे और जो पश्चिम बंगाल में रहते ही नहीं, स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल से जा चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हट गया। ये तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। एक समय ये CPM की ताकत हुआ करती थी, जो साइंटिफिक रिगिंग करते थे CPM वाले, और उसके बाद उसको अपनाया ममता बनर्जी ने इन्हीं वोटरों के आधार पर। इनके कार्यकर्ता लाइन में लगकर लगातार इन्हीं मृत या पश्चिम बंगाल छोड़ चुके वोटरों के नाम पर वोट डालते थे। वो इस बार नहीं हो पाएगा। और दूसरा, आप पूरे चुनाव प्रचार को अब तक के देख लीजिए।
आपको भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास का ये स्तर पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी नहीं दिखा होगा। और जब आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं तो नीचे से ऊपर तक, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक, और सबसे बड़ी बात, आम जनता पर जो मतदाता है उसके मन में जो डर 2021 में दिख रहा था, ऐसा नहीं कि इस बार खत्म हो गया है, लेकिन जो डर 21 में दिख रहा था उस तरह का डर नहीं है। इस बार ऐसे लोगों की संख्या काफी बड़ी है जो खुलकर बोलने को तैयार है कि परिवर्तन हो रहा है। पिछली बार आपको ऐसा बोलते हुए लोग नहीं सुनाई देते थे। जब तक कि वो बीजेपी का हार्डकोर वर्कर ना हो, उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, सामान्य मतदाता है। तो बीजेपी ने परसेप्शन बदलने में पूरी ताकत लगा दी है और इस पर मुहर लगेगी कल के मतदान से। अगर बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं तो आप समझिए कि बीजेपी परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गई कि वो सत्ता में आ रही है। और उसके बाद सेकेंड फेज में ममता बनर्जी का गढ़ जो है वो पूरी तरह से ढह जाएगा। तो नज़र रखिए कल के मतदान पर, और मतदान के प्रतिशत पर। वो तय करेगा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा। जो मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, ये तय तो मतदाता करेंगे। इसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।